क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सिद्ध करे कि R बराबर 2F, सिद्ध करे कि R बराबर 2F। क्लियर? ये आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमको पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब चित्र कैसे बनाएंगे तो चित्र हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, अब चित्र बनाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे और अवतल दर्पण पे इसको सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ठीक, अवतल से चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद अब इस पे क्या डालेंगे? मुख्य अक्ष डालेंगे। हाँ, मुख्य अक्ष कहाँ से आती है? मुख्य अक्ष कहाँ से निकलेगी? यहाँ पर बीच से। मुख्य अक्ष कहाँ होती है? बीच से। ठीक है, मुख्य अक्ष बीच में जाएगी। उसके बाद यहां से एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, स्केल नहीं इसलिए हल्का टेढ़ा होगा, सीधा करना। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण निकलेगी और टकरा करके किधर आएगी? अंदर की तरफ, यानी फोकस की ओर आएगी। फोकस की ओर ये क्या होगी? मुड़ जाएगी। जहां पे कटेगी वो हमारे क्या है? एफ है। ठीक है, हम इस सब का जरा नाम रख देते हैं ना, जितना भी बिंदु है सब बिंदु का हम नाम रख देते। नाम क्या रखेंगे? मान लो इसका ए रखते हैं, इसका बी रख देंगे, ये तो पी रहता है, ये एफ है, ये सी होता है। ठीक है, ये इतना हो गया। इस चित्र में किसी को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हो गया। अब जरा देख लेते कि ये है क्या क्या। हमने क्या लिया है? अवतल दर्पण लिया है। हमने क्या लिया है? एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण में किरण गई है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गई है और मुख्य अक्ष के गुण के अवतल दर्पण के गुण के अनुसार अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को फोकस पर फोकसित कर देता है। किरण आई, इसको क्या किया? फोकस पर फोकसित कर दिया है और जहां पे कटी है वो हमारे क्या है? फोकस है। और उसके बाद हमने बिंदु जितने भी बिंदु है उसका क्या है? नाम रख दिया। क्या नाम रखा है? ए बी सी एफ और पी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है। प्रकाश का परावर्तन हुआ ना, प्रकाश आई है, टकरा के वापस गई है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होना चाहिए। यानी नियम ये कहता है कि जब तक एक सतह पर नहीं होगा तब तक किरण परावर्तित नहीं मानी जाएगी। हम क्या करेंगे? एक लंब डालेंगे अपने मन से। तो लंब को चूंकि हम वर्चुअल डाल रहे हैं, काल्पनिक डाल रहे हैं, इसलिए हम डॉट लाइन से दर्शाएंगे, है ना। ठीक है, इसको हम क्या डालेंगे? डॉट लाइन से दर्शाएंगे। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हमारा हुआ एक अभिलंब। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण भी बनता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या बनता है? कोण भी बनता है। यानी एंगल आई और एंगल आर, है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कौन कहता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो इसको हम क्या माने? ये कौन सा कोण है? आपतित किरण के साथ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? एंगल आई। और ये क्या कहलाएगा? एंगल आर। यानी ये कहलाएगा एंगल आई और वो कहलाएगा एंगल आर। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, एक मैथ का नियम कहता है कि जब कोई एक नियम कहता है कि जब कोई तिर्यक, जब कोई दो समानांतर रेखा, देखो जब मान लो कि ये दो कोई समानांतर रेखा है ना, इसको कोई जब भी कोई तिरछी रेखा इस तरह से एक समानांतर, ये मान लो कि एक रेखा एक दूसरे के समानांतर है और इसको जब भी इस तरह की कोई तिरछी रेखा काटेगी तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो समान होता है। यानी देखो, एक समानांतर रेखा, ये दोनों क्या है? समानांतर है। कि कहोगे सर समानांतर कैसे है? तो अभी ना पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष सीधा है,
और इसके समानांतर किरण आई है, तो यानी ये भी एकदम सीधी बराबर अंतर में आएगी। और इसको ये रेखा क्या कर रही है, तिरछी काट रही है। तो जो एंगल इतना हो, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो ये एंगल आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसको भी हम नाम रख देंगे एंगल आई, क्योंकि ये भी आई है, बराबर है। तो ये हम इसका जो कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपने मर्जी से हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हमको आई के हिसाब से पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए हमने इसमें क्या डाल दिया, आई डाला। ठीक है, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और अब जो है ना हम जरा यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे कि चूंकि वहां पर कुछ चीजें जो हमको प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के हिसाब से जो हमको अभी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है उसका मान यहाँ पे डाल लेते हैं। अब मान क्या है कि मान कहता है कि सी और पी त्रिज्या है। सीपी क्या है, त्रिज्या है। तो सीपी यानी आर है, आर त्रिज्या है। यहाँ पर ये देखो ये फॉर्मूला है, आर बराबर 2 है। आर त्रिज्या है और एफ क्या है, फोकस है। तो कहता है कि क्या त्रिज्या फोकस की दोगुनी है। सिद्ध कीजिए। असल ये फॉर्मूला होता है कि आर बराबर 2 है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप हमको सिद्ध करके बताइए कि आर जो त्रिज्या है वो फोकस की दोगुनी है कि नहीं है। अगर है तो आप प्रूव करके हमें बताइए। यहाँ तक क्लियर। अब जो है ना ये क्या है, सी और पी, ये आर है। चूंकि सी पी बराबर क्या है, आर है, त्रिज्या वही है, आर है। और पी एफ क्या, पी एफ क्या है हमारा, पी एफ है हमारा एफ, यानी फोकस है। क्योंकि तुमको पता है जहां मुख्य अक्ष को काटेगी वहां पे क्या है, वो फोकस है। तो ये पी एफ क्या है, एफ है यानी फोकस है। ये आर का मान हुआ और ये हमारे पास एफ का मान हुआ। ये दोनों हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। चूंकि चलिए ब्लैक से बना देते हैं, सब दिखाई दे जाता है। चूंकि यहाँ पे जरा जो वहां पे बता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि एंगल ए बी और सी, कौन वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल हुआ जी, बराबर है किसके, एंगल आई के। एंगल ए बी सी बराबर क्या है, एंगल आई है ना ऊपर। देखो अब तुमको अगर सर पता कैसे चलेगा, देखो जब भी एंगल लिखाता है तो जो बीच वाला मान होता है उसी का वो एंगल होता है। देखो यहाँ पे ए पहले है, बी जो है ना बीच, यानी वो वाला आई वाला एंगल हो गया, और सी बाद में है। यानी ये तीनों एंगल, यानी ये और ये वाला एंगल, बीच में ये है। तो ये एंगल का काम होगा पुनः एंगल। अब देखो सी बी एफ, सी बी एफ कौन वाला हुआ, सी बी एफ, यानी कौन वाला, एंगल आर। सी बी एफ बराबर एंगल आर। अब तुमको मालूम है कि ये दोनों एंगल क्या होता है, आपस में समान होता है। क्योंकि एंगल आई बराबर है एंगल आर की। क्यों, ये हमें कौन कहता है, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमें कौन सा नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में ना है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे लिख देंगे ये बराबर क्यों हुआ, ये हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से हुआ ये, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम ही कहता है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में समान होंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं, एक त्रिभुज लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से एक त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज देखो कौन सा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ, बन रहा है ना त्रिभुज जी। तीन मिल रही है, तो इसको हम लेंगे त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज सी बी एफ,
में, त्रिभुज CBF एफ में। अब त्रिभुज CBF में क्या है, तो CBF में पहले क्या करेंगे, एंगल बराबर करेंगे। CBF में क्या करेंगे, एंगल बराबर करेंगे। तो CBF, तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल ये वाला लेंगे, हाँ ये वाला, चाहे यही ले लेते ना, CBF यानी एंगल R, क्योंकि इसलिए CBF इज इक्वल टू एंगल R, वो वाला बीच वाला। पुनः अब ये वाला एंगल लेंगे, तो FCB इज इक्वल टू एंगल I, ये वाला एंगल एंगल I। अब फिर क्या हो गया, चूंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये होगा ना जी। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, किसके तहत, प्रकाश के प्रकाश परावर्तन के के नियम के तहत, कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में समान होता है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में समान होगा तो उसके सामने की भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, समान हो जाती है। जब किसी त्रिभुज का दो कोण समान होंगे तो उसके आपस की भुजाएं क्या हो जाती है, आपस में समान हो जाती है। अब देखो, ये कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब ये इसकी भुजाएं, दोनों के सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे, और ठीक है, अब पहले ये वाला एंगल ले लेते, ठीक है, पहले ये वाला एंगल आई ये वाला है, आई के सामने की भुजा क्या है, BF इज इक्वल टू क्या है, ये भुजा इस भुजा क्या है, बराबर है, BF बराबर CF। BF किसके बराबर है, CF के बराबर। और या पुनः फिर से, अब देखो, जब इस एंगल के सामने की भुजा इसकी भुजा के बराबर होगी तो इसके भी सामने की भुजा तो इसके बराबर होगी। तो इस R वाले के सामने की भुजा क्या है, CF इज इक्वल टू क्या, BF। DF का DF है कहाँ, BF है ना, है CF इज इक्वल टू BF। यानी अगर अब ये इस दोनों एंगल के हिसाब से मिला है, समझ आएगा ना। अगर एंगल I या फिर एंगल R, पहला एंगल R लिए हैं तो R के सामने की भुजा क्या है, देखो R BF बराबर CF किसके बराबर हो गया, BF के, तो BF किसके बराबर होगा, CF के। जैसे इस एंगल I के सामने की भुजा क्या है, BF किसके बराबर हो जाएगी, CF के। तो एंगल R के सामने की भुजा CF, तो CF किसके बराबर हो जाएगा, BF के। यानी ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। अभी लिखेंगे यहाँ पर, तो आपका कौन समान कोण है, तो एंगल I और एंगल क्या R क्या है, समान ही तो है, इसलिए समान कोण के सामने की भुजा समान होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा समान। वो सर ये क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर ये CF BF जो लिखे हैं इसको तो बताना पड़ेगा ना काहे लिखे, तो क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा समान है। क्लियर, यहाँ तक हो गया जी सर। यानी CF बराबर BF तो BF बराबर CF। अब एक बात और जानते हैं, एक चीज देखो, ये वाला जो एंगल P है और एंगल B है, इस दोनों के बीच का तुमको डिफरेंस दिखाते हैं। देखो, अगर मिलाएंगे तो दोनों यहाँ पे मिलता है, इसका बराबर यहाँ होता है ना, ये इसका, चूंकि ये ऐसे है ना, ऐसे है जी, इधर ये आगे की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा अंदर की ओर है, तो हम यहाँ पर बड़ा किए हैं तब ना ऐसा हुआ है, क्योंकि ये होता है बहुत छोटा,
दर्पण का धारक क्या होता है बहुत छोटा। अब छोटा धारक में बहुत शॉर्ट की किरण आती है, यानी इतना शॉर्ट क्या आएगी, यहीं पर इसको हमने जूम कर दिया, हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। अगर इसको जूम आउट, इसको हम क्या करेंगे, जूम कम करेंगे, इस तरह से करेंगे तो एकदम सट करके यहाँ पर चला आएगा। यानी बिंदु बी जो है वो बिंदु पी के एकदम सट के रहेगा, एकदम नजदीक रहता है। बिंदु बी बिंदु पी के क्या रहता है, एकदम निकट रहेगा। अब ये क्या किया, बहुत दूर कर दिए, चूंकि तुम बच्चे को समझ में आना, तो अगर छोटा कर देंगे तो चित्र नहीं बन पाएगा, तो फिर हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो बिंदु बी बिंदु पी क्या है, बहुत निकट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि दर्पण का, इसको ठीक है ना, चूंकि दूसरे पेन से लीजिए, अच्छा लगे देखना। चूंकि दर्पण का धारक बहुत छोटा होने के कारण बिंदु बी बिंदु पी के बहुत निकट है। क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण का धारक छोटा होने के कारण बिंदु बी बिंदु पी के क्या है, बहुत निकट है। यानी अब जब बिंदु बी बिंदु पी के निकट है तो जितना बी का मान उतना पी का मान, जितना पी का मान उतना बी का मान। यानी बी और पी दोनों क्या है, आपस में बराबर है, समान है। बिंदु बी बिंदु पी क्या है, आपस में समान है, यानी समान है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर से ले लेंगे, क्या बोलते हैं, ये वाला कोई एक वाला यहाँ पर से कोई समीकरण एक उठा लेंगे, एक समीकरण यहाँ से उठा लेंगे, तो ये वाला उठा लेंगे, ठीक है। बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। तो हम बी एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पर सी एफ, बी एफ की जगह पर सी एफ लिख सकते हैं जी, ठीक है। सॉरी, बी एफ की जगह पे नहीं, बी एफ की जगह पे बी की जगह पे पी लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु बी बिंदु पी के निकट है ना जी, तो दोनों आपस में बराबर हो गया जी, दोनों आपस में बराबर हो गया। जब बराबर है तो दोनों के जगह पे दोनों का मान हम लिख सकते हैं। तो देखो बी एफ, तो हम बी पी एफ लिख देते हैं, पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। क्यों लिखे, क्योंकि बी इज इक्वल टू, समझ आया जी। पीएफ को यहाँ पे कहोगे सर पीएफ कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी ना कहें कि दर्पण का धारक छोटा है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी के क्या है, बहुत ही निकट है। यानी मान लो कि सपोज करो कि इसका मान यहाँ पर, बी कहाँ पर है, बिंदु के पास है, इधर देखो बी कहाँ पर है, इस बिंदु के पास। आप देखो दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर है, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी ना लग रहा है ज्यादा कम, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो दोनों का लाइन क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। बिंदु बी बिंदु पी के निकट रहेगा, तो जितना बी का मान दूरी होगी उतनी पी की दूरी होगी, तो बी की जगह पे पी और पी की जगह पे बी हम लिख सकते हैं। यहाँ तो हो गया, यानी बिंदु बी बी एफ सॉरी पी एफ, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं कि बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। यहाँ तो हो गया बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब देखो, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं, अब जरा देख लेते हैं, पी एफ और सी एफ है ना, पी एफ और सी एफ, समझ आ गया, नहीं समझ में आया जी, नहीं समझ में आया। देखो हमारे पास पी एफ का मान है, हमारे पास पी एफ का मान है, देखो कहीं पे रखा हुआ है पी एफ का मान, हाँ कहीं पे निकाले हुए सी एफ का मान, पी एफ का मान कहीं पे निकला हुआ है, देखो तो, हाँ देखो पी एफ का मान कहीं पे निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है, वाह, तो ऊपर सबसे ऊपर वाले पी एफ इज इक्वल टू एफ, सी एफ का मान है हमारे पास, कहाँ है, नहीं
मान ये तो हम समीकरण मतलब ये तो बनाया ना है, इस टाइप का कहीं पे मान है नहीं है सर, नहीं है। हमारे पास किसका मान है? सीपी का। सीपी का मान। और सीपी एक पूरी क्या है? एक पूरी रेखा है। अब इसको यहाँ पे समझने की बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तो समझ में आ गया ना? जी। अब देखो सी पी एफ और सी एफ, पी एफ का मान तो हमारे पास है और हमको लाना है सी एफ का मान लाना है, लेकिन हमारे पास सी एफ का मान नहीं है, हमारे पास सीपी का मान पड़ा हुआ है। हमारे पास सीपी का मान पड़ा हुआ है और सीएफ का मान पड़ा हुआ है, सॉरी पीएफ का मान पड़ा हुआ है। सीपी और पीएफ का मान पड़ा हुआ है, यानी ऐसे समझो इसको, यहाँ पर देखो आप, ये एक रेखा है। अरे यार ये मार्कर को भी आज खराब होना था, अभी नहीं का मार्कर। ये एक लाइन है, ये हो गया सी और ये हो गई पी। ये बिंदु एक है बीच में, ये क्या है? एफ है। ये बिंदु एफ, ऐसे ही नहीं आता। हमारे पास पी एफ इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे मान है हमारे पास, और सी पी इज इक्वल टू आर, लेकिन क्या सी एफ का मान है? समझो, समझने की बात है। एक पूरी लाइन है जी, पूरी लाइन सीपी है, सीपी इज इक्वल टू क्या है? आर है, और यानी सीपी का मान हमारे पास है और हमारे पास पीएफ का मान है, यानी मान किसका नहीं है? हमारे पास सीएफ का नहीं है। तो अगर इस पूरे में से हम इसका मान घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसका रहेगा। हमारे पास मान लो कि कि तुम जो है ना 2 जमीन करते हो, हमारे पास 2 जमीन है, एक है 5 कट्ठा और एक पता नहीं तुमको, और पूरी जमीन मान लो कि 1 बीघा का प्लॉट है, सपोज करते हैं, पता नहीं कितने का, तुम मानते हो कि 1 बीघा का प्लॉट है। तो उसमें से अगर तुमको एक जमीन 5 कट्ठा जो तुम्हारी है और बाकी जो जमीन है किसी और की है, तो आदमी बहुत दिन के बाद आया, कहा कि हमारी जमीन हमको रिटर्न कर दीजिए। अब तुम कहोगे कि तुम्हारी जमीन कितनी है, तुम जानते हो कितनी, तुमको हमको पता नहीं कितनी है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमको पता नहीं कि हमारा कितना है, 5 कट्ठा हमारा है जी, तो हम अपना 5 कट्ठा निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा किसका है? भाई तोड़ा तो अपना ले जा, यही ना करेंगे जी। तो हमको क्या है, हमको पूरी जमीन पता है, उसमें से हम अपना 5 कट्ठा निकाल लेंगे, बाकी तुम्हारा जितना है वो तुम्हारा है, यही नहीं यहाँ पे काम करेंगे। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, ये यहाँ तक आके रुका हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम डालेंगे सीपी, क्या डालेंगे? सीपी इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी एफ इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। समझ आया? ये पूरी सीपी 2 भाग में बटी हुई है, सी एफ प्लस पी एफ। अब देखो सीपी तो सीपी हमारी रहेगी, सीपी तो सीपी हमारी रहेगी, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू क्या है? सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। देखो सी एफ इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ पे मैं सी एफ इज इक्वल टू पी एफ और पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, तो हम इसके जगह पे इसका, इसकी जगह पे इसका मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, है ना। अब जरा हम जो मान ये करेंगे, देखो सी पी इज इक्वल टू पी एफ टू पी एफ हो गया जी, सी पी एफ टू पी एफ हो जाएगा ना जी। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों तो जुड़ेगा नहीं, तो 2 को पीएफ होगा ना, एगो पीएफ, कितने पीएफ है? 2 पीएफ। अब देखो क्या हमारे पास ये सब का मान है? देखो तो जितना यहाँ पे इसका मान है हमारे पास, देखो ना कहीं पे जो सीपी का मान है हमारे पास जी, नहीं है, सीपी के ऊपर मान तो पहले निकाल के रखे हैं। सीपी इज इक्वल टू क्या? आर, और 2 का 2 और पीएफ का मान एफ। प्रूफ हुआ जी, आर बराबर 2f। कोई दिक्कत नहीं सर, बंद कर दो।